श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पंकज सिंह। डॉक्टर पंकज सिंह राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम उत्तराखंड हैं और चूंकि ये दौर ऐसा है जिसमें डेंगू रोग बड़े व्यापक तरीके से फैल रहा है और लोगों के बीच एक भय का वातावरण भी है, हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को डेंगू के कारणों पर, उसके जो लक्षण है और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है जानकारी दे रहे हैं। और आज डॉक्टर पंकज सिंह हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज सिंह हम। जी धन्यवाद। डॉक्टर पंकज सिंह, सबसे पहले तो ये बताएं कि वर्तमान में क्या स्थिति है यदि हम डेंगू की बात करें उत्तराखंड में। देखिए, डेंगू एक सीजनल बीमारी है, मौसमी बीमारी है। हर साल ये जुलाई महीने से शुरू होकर अक्टूबर महीने तक आती है। इसका एक सीजनल पैटर्न होता है, 2 से 3 साल बाद ये बढ़ करके आती है। 2023 में डेफिनेटली ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बट ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। बारिश के मौसम के साथ ही हर साल आती है। ऐसा क्यों है कि ये बरसात के मौसम में ही ये रोग ज्यादा फैलता है? देखिए, ये ना एक मच्छर जनित रोग है। एक एडिस एजिप्टाई नामक जो प्रजाति है मॉस्किटो की, बेसिकली उसके काटने से फैलती है। और मच्छर हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में ही पनपते हैं या बारिश के मौसम के बाद। तो क्योंकि मच्छर के काटने से फैल रही है तो यही मौसम अनुकूल होता है इसके प्रसारण के लिए। जी, हम जानना चाहेंगे कि ये बैक्टीरिया जो है इसकी कुछ खास पहचान है ताकि एक आम व्यक्ति इससे सजग रहे। देखिए, ये ना डेंगू वायरस ये वायरस जो संक्रमित आदमी है जिसको डेंगू है उसके अंदर रहता है। उसको जब ये मच्छर काटता है और फिर उसको काटने के बाद वो किसी हेल्दी आदमी को काटता है तो उसमें ये वायरस चला जाता है और ये बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। मैं इस बीमारी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि पहले इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ये जो बीमारी है ये बेसिकली 90% लोगों में बहुत ही आम लक्षणों के साथ आती है और कुल 10% ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें गंभीरता होने की चांस रहती है और 1% ही ऐसे लोग हैं जो ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डेंगू के लक्षण होते हैं तो आप घर पर रहिए, आराम करिए। अगर लक्षण आपके बढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली किसी भी चिकित्सालय में जाइए, डॉक्टर का परामर्श लीजिए और चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार दवाइयां। आप थोड़ा लक्षणों के बारे में बताएं कि वो खास लक्षण क्या है, प्रारंभिक लक्षण क्या है? जी, इसके जो मेन लक्षण है, देखिए सबसे पहले इसमें बुखार आता है। बुखार के साथ साथ आंखों के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होता है, ये इसके शुरुआती लक्षण है। उसके साथ सर दर्द रहता है, पूरा बॉडी में माइल्जिया जिसको हम कहते हैं, मसल्स पेन होता है, बॉडी पेन होता है और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, स्टेज बढ़ने पर इसमें शरीर पर लाल चकत्ते आने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। आमतौर पर लोगों के मन में एक भय का वातावरण है कि इसमें प्लेटलेट काउंट जो है कम हो जाता है और ये जब कम होता है और धीरे धीरे और कम हो जाता है तो स्थिति चिंताजनक हो जाती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डेंगू एक अपने आप ठीक होने वाली बीमारी, इसे स्वतः ठीक होने वाली बीमारी कहते हैं। जब डेंगू होता है तो होने के 5 से 6 दिन बाद वापस से अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। डेंगू के लिए कोई भी विशेष औषधि या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो लक्षण है जैसे बुखार है, दर्द है, इसको हटाने के लिए जो दवाइयां हैं वही दी जाती हैं और दवाइयां भी इसमें ज्यादा नहीं ली जाती हैं। दर्द के लिए सिर्फ पैरासिटामोल दवा ली जाती है। जब डेंगू होता है तो 90% लोगों में, मैंने पहले भी बताया आपको, कि बहुत ही आम लक्षणों के साथ होता है। आप घर में रहिए, पानी खूब पीजिए, रेस्ट कीजिए, तरल पेय पदार्थ लीजिए और उसके बाद 5 से 6 दिन बाद ये अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है साधारण लक्षणों के साथ। लेकिन इस दौरान यदि आपके लक्षण बढ़ते हैं, जैसे आपको मसूड़ों से या कहीं पर ब्लीडिंग की शिकायत लगती है, पेट में दर्द होता है, उल्टियां आती हैं, चक्कर आने लगते हैं, तो आप समझिए कि लक्षण गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। इस कंडीशन में आपको हर हाल में अपने चिकित्सक के पास आना है और अस्पताल में आना है अपने इलाज के लिए। जी, डॉक्टर पंकज सिंह, क्या महज बुखार और अधिक बुखार से ही ये लक्षण के रूप में देखा जा सकता है या इसके लिए कोई रक्त की जांच होती है? हाँ, इसके लिए रक्त की जांच होती है, एलाइजा टेस्टिंग होती है। इसका ब्लड का नमूना लिया जाता है जिसमें कंफर्म किया जाता है कि डेंगू का वायरस आपके शरीर में है या नहीं। इसी से इसकी कंफर्मेशन जांच होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो फ्लूइड इंटेक है, पानी की मात्रा हम अधिक लें और शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और फिर तरह तरह के उपाय लोग बताते हैं, जैसे नारियल का पानी आमतौर पर कहा जाता है और कीवी फल की बात की जाती है और कई बार कुछ ऐसी बातें भी लोग कहते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं हमारे श्रोताओं को। कहते हैं कि बकरी का दूध भी जो है बहुत फायदेमंद होता है, कितना सही है? देखिए, जब डेंगू होता है तो सबसे बड़ी बात है इसमें शरीर के अंदर ही पानी का लॉस होना शुरू होता है। इस पानी के लॉस को रोकने के लिए ही पानी का इंटेक बढ़ाया जाता है बॉडी में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 दिन में ये बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। तो इस पीरियड में अगर हम पानी के इंटेक को मेंटेन करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो चीजें हैं जैसे नारियल पानी हो गया, ये सब चीजें
हो गई, ये डेफिनेटली पानी के इंटेक को बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तरल पेय पदार्थ का सेवन बहुत जरूरी है, फ्लूइड इंटेक बहुत जरूरी है। बाकी बकरी का दूध और ये सब चीजें हैं, ये कहा जाता है कि ठीक है, बट इनका कोई सैद्धांतिक नहीं है कि इनका कितना यूटिलिटी है। बट मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको डेंगू है तो आप पानी खूब पीजिए, रेस्ट कीजिए और आप तरल पेय पदार्थ अपने लेते रहिए। जी, अगर ये इतनी चिंताजनक बीमारी नहीं है, स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है, तो फिर इतने मरीज अस्पतालों में क्यों भर्ती हैं? देखिए, जब डेंगू रोग होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 90% लोगों में बहुत सिंपल लक्षणों के साथ आता है, लेकिन जब ट्रांसमिशन ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि जिनमें थोड़ा सा लक्षण बढ़ जाते हैं, जैसे 5 या 10% वाले मरीज हैं, उन मरीजों को अस्पताल में आने की जरूरत पड़ती है। हर किसी को अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेंगू को लेकर के ना लोगों के अंदर बहुत भय है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि मुझे डेंगू है तो ये लगने लगता है कि मुझे प्लेटलेट्स चढ़ाने होंगे, मुझे ये सब चीजें चाहिए होंगी, मुझे इलाज चाहिए होगा। तो इस भय से भी काफी लोग अस्पतालों में आते हैं। तो उनको सभी को आने की जरूरत नहीं है, आए अपने चिकित्सकों को जरूर दिखाएं, लेकिन अगर चिकित्सक परामर्श देते हैं कि आप घर पर रहिए, रेस्ट करिए, आपको कोई लक्षण बढ़ेंगे तो आप पुनः आ जाइएगा, तो इस प्रणाली को फॉलो करना चाहिए। बिना बात किसी भय के कारण या किसी भ्रांति के कारण चिकित्सालय में एडमिट होने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे किसी को मधुमेह है, किसी को उच्च रक्तचाप है या हृदय संबंधी कोई रोग है, तो ऐसों के लिए क्या ये जटिलता आ सकती है? देखिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी वायरल डिजीज हो, अगर किसी व्यक्ति को कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे वो डायबिटीज का पेशेंट है या उनका कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई भी ऐसी साथ की बीमारी है जिसमें आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। यदि आपको पता चलता है कि आपको डेंगू है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी स्थिति की पूरी निगरानी चिकित्सक के साथ रखें, और डेफिनेटली अगर कोई सिम्टम बढ़ता है तो आप अस्पताल में भर्ती हो। ये जो वर्ग है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है या कोई क्षयरोगता या साथ की कोई बीमारी है, इनको विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर पंकज सिंह, एक बार पुनः बताएं कि प्लेटलेट्स की कितनी संख्या पर्याप्त रहेगी जिससे कि आदमी चिंतित ना हो? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 1.5 लाख से 4 लाख के मध्य होनी चाहिए, लेकिन कितने में थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए? देखिए, जो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट है वो बॉडी में 2.5 लाख के करीब रहता है। डेंगू में प्लेटलेट जरूर गिरता है। जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, जो चिकित्सकीय दिशा निर्देश हैं, उसमें ये कहा जाता है कि 10,000 तक प्लेटलेट आता है तब तक आपको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्लेटलेट के लिए ज्यादा भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अनावश्यक भी अगर प्लेटलेट चढ़ेगा तो वो भी बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए जब तक बिल्कुल चिकित्सकीय परामर्श न मिल जाए तब तक प्लेटलेट के लिए नहीं भागना चाहिए। जैसे तो दिशा निर्देशों में कहा जाता है कि 10,000 से नीचे हो तभी चढ़ाएं, लेकिन अगर चिकित्सक को लगता है कि 10,000 के ऊपर, मतलब 20,000 के 15,000 के करीब ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि प्लेटलेट की आवश्यकता है, तो उसमें भी चढ़ाया जा सकता है। बट जो गाइडलाइन है वो यही है कि 10,000 से पहले चढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं होता है प्लेटलेट। डॉक्टर पंकज सिंह, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि प्लेटलेट्स की क्या भूमिका होती है शरीर में? देखिए, प्लेटलेट्स रक्त का एक पार्ट है और ये पूरा जो ब्लड का जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जब बॉडी से फ्लूइड निकलता है डेंगू की वजह से, तो प्लेटलेट भी हमारे शरीर से, हमारी वेन से, हमने धमनियों से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ब्लीडिंग का खतरा और बढ़ जाता है। प्लेटलेट हमारे ब्लड को बांध करके रखता है, तो अगर प्लेटलेट बढ़ेगा तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, तो ब्लीडिंग बढ़ने से डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम होने के चांसेस हो जाते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि सभी डेंगू केसेस में लगभग 1% से कम केसेस में कंडीशन बनती है। तो वैसे ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, पर सतर्कता बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्लेटलेट उस कंडीशन में जाकर के आवश्यक हो जाते हैं जब प्लेटलेट्स का लॉस बॉडी से बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कंडीशन हमारी 10,000 प्लेटलेट या 10,000 से नीचे के प्लेटलेट पर आती है, और प्लेटलेट जब भी चढ़े बहुत ही नजदीकी चिकित्सकीय परामर्श में, सुपरविजन में ही चढ़ानी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई और दिक्कत ना हो। डॉक्टर पंकज सिंह, जैसे आपने कहा कि ये बीमारी सीजनल है और बरसात के मौसम में ज्यादा होती है, तो किन बातों का खास तौर से आम व्यक्ति ध्यान रखे? जैसे यदि वो मच्छरों के बारे में कि वो कब एक्टिव होते हैं, कितनी उसकी फ्लाइट है और कब ज्यादा सक्रिय होता है ये डेंगू मच्छर? देखिए, ये जो डेंगू मच्छर है ये एडिस एजिप्टी प्रजाति होती है। ये बेसिकली डे बाइटर है, दिन में काटता है, और इसलिए जो है दिन में अपनी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। यदि आपको मच्छर नहीं काटेगा तो डेंगू नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। तो अगर आप मच्छर काटने से खुद को बचा सकते हैं तो आपको डेंगू नहीं होगा। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जब हम ऑफिस जाएं या बच्चे हमारे स्कूल में जाएं तो वो फुल स्लीव कपड़े पहने, अपनी कोहनियों को, अपने घुटनों को ज्यादा से ज्यादा ढक करके रखें, तो मच्छर को काटने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जब बच्चे खेलने जाते हैं तो ऐसे में वो मॉस्किटो रेपेलेंट और ये सब क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि मॉस्किटो बाइट से बचा जा सके। ये मच्छर आपके घर में ही पैदा हो रहा है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल कंटेनर्स को यूज करता है पैदा करने के लिए, जैसे पानी की टंकी हो गई, गमला हो गया, गमले के नीचे रखी हुई प्लास्टिक की ट्रे हो गई, चिड़िया के बर्तन हो गए, टूटा फूटा बर्तन हो गया,
टायर पड़े हुए हैं स्टोर में या कहीं गोदाम में, उसमें पानी जमा हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पानी जमा है उसमें मच्छर पैदा हो जा रहे हैं। घर में आपके फ्लास्क रखा हुआ है, गुलदस्ता रखा हुआ है, उसमें पानी रखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया तो उसमें डेंगू के मच्छर पैदा होने लगेंगे। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें ये मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने श्रोताओं से ये बात कहता हूं कि अगर डेंगू को हराना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए। यदि सभी लोग ये ठान लें कि हम अपने घर और उसके आसपास इस तरह के बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देंगे, ऐसे बर्तन जिनको हम ढक के रख सकते हैं उन्हें हम ढक करके रखें, और जहां पर पानी हम पलट सकते हैं वहां पर पानी पलट दें, तो 90% डेंगू की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जी, डॉक्टर पंकज सिंह, ये बात रही कि एक आम आदमी का जो दायित्व है, उसकी जो भूमिका है, उसके बारे में आपने कहा। स्वास्थ्य विभाग, चूंकि ये हर वर्ष ये बीमारी आ रही है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इससे एक अतिरिक्त बोझ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनता है, तो क्यों हम पहले से तैयारी नहीं करते? देखिए, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि डेंगू का सीजन बड़ा फिक्स है, बारिश के मौसम में आता है, और प्रशासन की तरफ से हमेशा इससे 2-3 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो तैयारियां विभिन्न स्तरों पर की जानी है, वो सब तैयारियां अप्रैल और महीने से ही चालू हो जाती हैं। हमारी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो मई माह से ही अपने अपने क्षेत्रों में घरों में जाना शुरू कर देते हैं। घरों में जाने का पर्पस ये होता है कि वो ये देख सकें कि कहीं पर ये मच्छर तो ब्रीड नहीं कर रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो अपने क्षेत्र में जन जागरूकता करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो कि मच्छर पैदा हो। तो ये सारी तैयारियां बहुत टाइम से शुरू कर दी जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जहां पर डेंगू के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वहां पर उन सब एरियाज को चिन्हित किया गया है और उन एरियाज को हॉटस्पॉट मानते हुए महाअभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। वहां पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और अन्य विभागों के लोग हैं, उनको मिला करके दैनिक रूप से ये वाली गतिविधियां की जा रही हैं, जिसमें वो लोग घरों में जा रहे हैं, अपने टारगेट घरों में जा रहे हैं, वहां पर वो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी, यानी कि जहां पर लार्वा पनप सकता है उन जगहों को हटा रहे हैं, लार्विसाइड का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें जागरूकता सामग्री दी जा रही है कि डेंगू के होने पर आप क्या कर सकते हैं और डेंगू के लार्वा को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं और उन्हीं एरिया में जो है बड़े योजनाबद्ध तरीके से निगम की टीमों के द्वारा छिड़काव और फॉगिंग भी की जा रही है। यही छिड़काव अगर कुछ समय पहले होता तो शायद हम नियंत्रण कर पाते। ये छिड़काव और ये सारी जो लार्वा निरोधक गतिविधियां हैं जो मैंने आपको बताया, ये मई और जून माह से ही स्टार्ट हो जाता है। ये एक चरणबद्ध तरीके से डेंगू रोग आता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 2019 जब ज्यादा आया था डेंगू, उसके कंपैरिजन में इस बार देखेंगे तो इस बार आधे ही केस रिपोर्ट हुए हैं। इसका मतलब ये जो कार्यवाहियां की जा रही हैं कहीं ना कहीं धरातल पर काम आ रही हैं और डेंगू को नियंत्रण में अपना भूमिका निभा रही हैं। ये जो फॉगिंग की जाती है, इसमें किस तरह की दवाओं का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें केमिकल होता है, उसको मिलाने के लिए डाइल्यूएंट होता है। ये केमिकल बेसिकली ये जो मच्छर हैं इनको और अन्य जो कीड़े हैं उनको हटाने के काम में आता है। तो इसके मिक्सचर को करके ये धुएं के रूप में जो है दिया जाता है। इसमें एक समुचित मात्रा होती है हर चीज की, उसको बना करके ही फॉगिंग की जाती है ताकि ये मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। डॉक्टर सिंह, घर के अंदर तो व्यक्ति जागरूक हो सकता है, लेकिन जो सड़कों पर गड्ढे हैं इस समय और बरसात का मौसम है, तो उसके लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर किस तरह के कार्रवाई कर रहा है? इसके लिए प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है जो घरों के बाहर है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया कि महाअभियान चलाए जा रहे हैं। महाअभियान का मतलब ये है कि हर सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है कि सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। तो इस तरह के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस तरह की एरियाज हैं जहां पानी जमा हो रहा है और ये सम्मिलित प्रयास से ही उसको हटाया जा सकता है। तो निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर के इस काम को साथ में कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी चीजें नियंत्रण में हैं और आगे चल करके भी डेंगू को पूरी तरीके से नियंत्रित किया जा सके। तो डॉक्टर पंकज सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, अपने दायित्व को समझेगा और हम डेंगू को हराने में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज